तो बच्चों अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ाया, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया, है ना, ये चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन करंट एंड रेजिस्टेंस से पूछे जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस चैप्टर को अवॉइड कर दें। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है? इनमें से बोला जा रहा है कौन धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है। बच्चों धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, जब भी तब भी हम किसी भी रेजिस्टेंस में धारा आई फ्लो करते हैं, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आर हो गया और उसमें मैंने करंट आई फ्लो कराई, तो बच्चों इसमें एक हीट उत्पन्न हो जाती है। उस हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। ध्यान रखना, उस हीट उस ऊष्मा का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। इस बात को याद रखिएगा। तो होता क्या है कि जब भी कभी प्रतिरोध में धारा फ्लो करते हैं तो उसमें एक हीट उत्पन्न हो जाती है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी विद्युत ऊर्जा होती है वो कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो कह देना ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्जन होना बच्चों, इसी को बोलते हैं धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना। अब ये कहां कहां हो सकता है? जहां विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा बनाया जा रहा हो। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा बनाया जाता है तुम्हारे प्रेस में, है ना। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा बनाया जाता है आपके गीजर में, जिसमें पानी गर्म करते हो। ओके, इसके अलावा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा बनाया जाता है आपके हीटर में। समझ रहे हैं ना बात को, है ना। आपके वो क्या आता है, स्ट्रेटनर, देखा है लड़कियां लोग बाल सुखाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटनर, स्ट्रेटनर, है ना। वैसे ये इंग्लिश वर्ड है स्ट्रेटनर। तो वो लोग भी ऐसे चिपटा कर बाल को सीधा कर देती है, देखा नहीं देखा। तो स्ट्रेटनर जो होता है वो भी विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो जहां जहां विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाएगा बच्चों, ध्यान रखना ये सारी की सारी डिवाइसें एक ही घटना पे काम करेगी और उसे घटना का नाम होगा धारा का ऊष्मीय प्रभाव। समझ में आया इतनी बात? अब इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन ये बोला था कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है ना। अब देखो धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण कौन सा नहीं? बल्ब, पंखे। अरे बल्ब तो हो सकता है सर, बल्ब में भी तो यही काम होता है, रेजिस्टेंस जाता है, हीट उत्पन्न हो जाती है बल्ब में। हालांकि हीट थोड़ा कम होती है, प्रकाश थोड़ा ज्यादा होता है। पंखे का चलना, सर ये धारा का ऊष्मीय प्रभाव बिल्कुल नहीं है, है ना। अच्छा, विद्युत इस्त्री, बिजली तेतली, बिजली तेतली भी, अरे जो इलेक्ट्रिकल तेतली आती है ना, जिसमें आप प्लग लगा दो और चाय खोलने लगेगी, है ना, वो सब भी इस एग्जाम्पल में आते हैं। तो आप चाहे और भी एग्जाम्पल लिख लेना, बल्ब लिख लेना, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल तेतली लिख लेना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल धारा का ऊष्मीय प्रभाव दिखाते हैं। परंतु मोटर धारा का ऊष्मीय प्रभाव बिल्कुल भी नहीं दिखाता। एक्चुअली में जो मोटर काम करता है ना, वो किस पर काम करता है अगर मैं पूछूं तो एक घटना होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है जनरेटर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या काम करता है? जनरेटर। और जो मोटर होता है बच्चों, ये जनरेटर का जस्ट उल्टा होता है और मोटर पंखे में लगा होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। सर ये ऊष्मीय प्रभाव पे काम नहीं करता है। आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा देखिए, एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर में स्थानांतरित करने पर कितना कार्य करना होगा? एक कूलाम के आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर में कितना कार्य करना होगा? बड़ा अच्छा सवाल है। अब एक बात मुझे बताइए, पहले तो सीधा सीधा बताइए कि वोल्टेज डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे क्यू, यही तो होता है। अब आप मुझे बताओ, इन्होंने वोल्ट कितना बोला है? सर 1 वोल्ट बोला है, ध्यान सुनिएगा। डब्ल्यू, क्यू कितना बोला है? सर क्यू 1 कूलाम बोला है। डब्ल्यू बराबर बताइए कितना हो जाएगा? सर डब्ल्यू बराबर भी 1 ही आएगा और आंसर हो जाएगा 1 जूल के साथ, है ना। तो 1 कूलाम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर पर स्थानांतरित करने के लिए जो कार्य करना होगा, सर वो कितना कार्य करना होगा? वो कार्य करना होगा 1 जूल का, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बैटरी से 10 सेकेंड में 25 कूलाम का आवेश निकलता है। ओके, मतलब इन्होंने बोला कि आवेश जो निकलता है बच्चों वो 25 कूलाम का आवेश निकलता है और कितने सेकेंड में निकलता है बच्चों? 10 सेकेंड में निकलता है। ये देखिए
तो बोला जा रहा है प्रभावित होने वाली धारा आई का मान बताइए कितना होना चाहिए, है ना। तो धारा आई बराबर बताइए कितना होता है, तो धारा आई बराबर हो जाता है Q बटे T। धारा आई बराबर कितना हो जाता है, कह देना धारा आई बराबर हो जाता है Q डिवाइड बाई T। Q तुम्हारा 25 है, समय की वैल्यू 10 है, तो फटाफट जल्दी से बताइए T कितना हो जाएगा 2.5। ओके, तो 2.5 ये हमारा आई का मान आ जाएगा 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी के साथ। समझ में आ रहा है ना। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सब देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाए काम उस बिंदु के बराबर होगा, है ना। तो याद करो मैंने परिभाषा ही बताई है इसकी, जब थ्योरी आपने पढ़ी थी तो परिभाषा ही थी इसकी कि इकाई धनावेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, कह देना सर ये कार्य बराबर होता है तुम्हारा विद्युत विभव के। भाई विद्युत विभव की परिभाषा ये है कि यूनिट आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, बताइए उस किए गए कार्य को ही बताइए किस नाम से जाना जाएगा, विद्युत विभव के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मात्रक भी देखिए, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट तो सबको पता है, लेकिन वोल्ट के साथ जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, वोल्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर, 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होना चाहिए। 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना काम होगा, है ना। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने सर कार्य पूछा है, तो डेल्टा W बराबर क्या होता है, W बटे Q, डेल्टा V बराबर W बटे Q। अब बताइए कितना वोल्ट का विभवांतर है, 12 वोल्ट का है, कार्य तुमसे पूछा है, आवेश की वैल्यू 2 कूलाम है, फटाफट बताइए 12 दूनी 24 जूल, सर 24 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना सवाल को, क्या बोला जा रहा है। ब्रह्मांड में कूलाम बल हैवी है, मतलब ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कौन सा फोर्स हैवी है, तो कूलाम बल बोला जा रहा है कि कूलाम फोर्स डोमिनेट करता है। क्या ये बात सही है? फिर रीजन लिखा कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से कमजोर होता है, ये भी बात है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल काम लगाते हो, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हो, तो बच्चों ध्यान रखना गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये फैक्टर लेके आता है, समझो। और अगर बात यहां पर करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स में 9 इंटू 10⁹ ये फैक्टर आता है। क्लियर है? लेकिन जब भी कभी ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड में याद रखना कूलाम बल हैवी नहीं होता। ब्रह्मांड में जो है सर कौन सा बल हावी होता है, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल हावी होता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में हमारा एक फोर्स है जो सबसे ज्यादा काम करता है, वो होता है ग्रेविटेशनल। तो उन्होंने बोला ब्रह्मांड में कूलाम बल डोमिनेट करता है, सर गलत है, कूलाम फोर्स ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। कूलाम डोमिनेट करेगा ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो पहला वाला पार्ट गलत हो गया। जब भी बच्चों पहला वाला पार्ट गलत हो जाता है तो हमेशा दूसरा वाला पार्ट सही रहता है, आप देख लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन गलत है और निष्ठर्ष सही है। कथन गलत है, हरा कथन गलत है, निष्ठर्ष सही है। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, दोनों सही है यार, इन्होंने एक ऑप्शन छोड़ दिया। देखो ऑप्शन एक छोड़ दिया, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। हरा आर करेक्ट, अच्छा अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, दोनों गलत है। अच्छा दोनों गलत वाला ऑप्शन है, एक सेकेंड, दोनों गलत वाला ऑप्शन है, 1 मिनट रुक जाइए, दोनों गलत वाला ऑप्शन है। पहला गलत हो गया, दोनों सही ये नहीं सही हो सकता, दोनों सही ये नहीं सही हो सकता, कथन सही ये सही नहीं हो सकता। बच्चों ये सही है, ऑप्शन नंबर डी, दोनों गलत है ना। इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं अगला वाला। कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से कमजोर होता है, क्या ये बात सही है? देखो कूलाम फोर्स में आप थोड़ा गौर से देखिए तो कूलाम बल में
9 इंटू 10⁹ लगा है, बहुत बड़ा फैक्टर लगा है। और गुरुत्वाकर्षण बल में 6.67 इंटू 10⁻11 लगा हुआ है, कैपिटल जीटा मान। तो इन दोनों में हैवी कौन माना जाएगा, कह देना कूलाम फोर्स हैवी माना जाएगा। तो बोला जा रहा है कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से कमजोर होता है। गलत सर, कूलाम बल कमजोर नहीं है, कूलाम बल में फैक्टर 9 इंटू 10⁹ का लगता है, कूलाम बल ज्यादा हैवी होता है। लेकिन ब्रह्मांड में कौन ज्यादा हैवी होता है, ब्रह्मांड में सर गुरुत्वाकर्षण बल हैवी होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत भारी भारी पिंड होते हैं, है ना, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, दोनों गलत है सर। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, 5 सेंटीमीटर दूर और हवा में 2 समांतर चालक प्लेट, मतलब इन्होंने कहा है कि सर जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, और 2 चालक प्लेट के बीच का जो वोल्टेज है सर वो 100 किलो वोल्ट मान लीजिए। 2 चालक प्लेट का वोल्टेज 100 किलो वोल्ट मान लीजिए, है ना। विभव के अंतर से जुड़ी हुई है, हवा के अंतराल में प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हवा के अंतराल में प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बच्चों इन्होंने वोल्टेज का डिफरेंस दे दिया, एक्स का डिफरेंस दे दिया, ई पूछ रहा है। तो याद करो मैंने आपको कहा था कि ई बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये ई और डेल्टा वी में संबंध होता है, याद है ना। तो अगर मैं डेल्टा वी की बात करता हूं तो डेल्टा वी सवाल में एक्स 100 है और ये 5 है, तो ई बराबर आ जाएगा माइनस का 20 और आगे मात्रक होना चाहिए किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो आंसर देखिए इसके साथ जाएगा, तो कह देना ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 20 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। चेक कीजिए, समझ में आया ना। ओके, माइनस नहीं लगा कोई बात नहीं, लेकिन सही फॉर्मूले में माइनस होता है और हमारे मैग्नीट्यूड से आंसर पता चल गया। 8वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वोल्टेज की इकाई है। अब बताओ इनमें से कौन वोल्टेज की इकाई है, बताइए कौन सी वोल्टेज की इकाई है। तो बच्चों अगर मैं वोल्टेज की इकाई की बात करता हूं कि बताइए इनमें से कौन वोल्टेज की इकाई है, तो आप कहना कि भैया वोल्टेज का मतलब होता है वोल्ट, लेकिन ऑप्शन में कहीं वोल्ट नहीं है। और फिर मैंने आपको यह भी बताया है कि वोल्ट का मतलब होता है जूल प्रति कूलाम, वोल्ट का मतलब होता है जूल प्रति कूलाम। ओके, W/Q, तो जूल प्रति कूलाम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा सर, यही तुम्हारा वोल्टेज है जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां 9वां, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स खाली क्षेत्र और इसका घनत्व कैसा है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने नहीं पढ़ा, एक्चुअली में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, मैं बता दूं कि जब भी कभी तुमसे विद्युत फ्लक्स पूछा जाता है कि बताइए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो जैसे चुंबकीय फ्लक्स होता है बच्चों वैसे ही विद्युत फ्लक्स भी होता है, और विद्युत फ्लक्स फाई निकालने का फॉर्मूला होता है E.A, है ना, मतलब विद्युत क्षेत्र डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से जो विद्युत फ्लक्स होता है बच्चों वो एक अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है, अदिश राशि, है ना। जबकि आगे लिखा है इसका घनत्व, यानी विद्युत फ्लक्स डेंसिटी। बच्चों विद्युत फ्लक्स डेंसिटी एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र ही होता है, ई होता है, और विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है। तो विद्युत फ्लक्स हमेशा एक अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है, अदिश, और इसकी डेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र सर एक सदिश राशि होता है, इसीलिए इसका आंसर पहले अदिश बाद में सदिश, मतलब विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, जबकि इसका घनत्व एक कैसी राशि है बच्चों, सर इसका एक घनत्व एक सदिश राशि है। क्लियर है ना। तो इसका सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या। 2 आवेशों के बीच का बल 200 न्यूटन है, ठीक है सर। यदि आवेशों के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तो बल बताइए कितना हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह के सवाल तो आपको लगाने आने चाहिए भाई, मतलब बड़ा ही आसान सवाल होते, एकदम आसान होते। तो इन्होंने कहा है कि देखो सर जो भी हमारा चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल या वैद्युत बल होता है वो 20 की दूरी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो भी बल है वो 20 की दूरी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक बात बताइए, 20 की दूरी क्या कर दी रे, दुगनी। अगर 20 की दूरी को दुगना कर दिया जा रहा है तो नीचे तुम्हारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 1/4, तो फैक्टर 1/4 कर लगेगा। अब 200 न्यूटन का अगर तुमने 1/4 कर दिया मेरे भाई, 1/4 कर दिया, तो कितना आंसर आ जाएगा सर, 50 न्यूटन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए।
किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और उस बिंदु पर के बराबर होता है। अच्छा, इन्होंने बोला किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता उस बिंदु पर किसके बराबर होता है। अरे भाई देखो कितना अच्छा सवाल है। किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो किसके बराबर होती है। पहला ऑप्शन है फ्लक्स के बराबर, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी गलत हो गया, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी थोड़ी ना, वैद्युत फ्लक्स डेंसिटी होता तो शायद मैं मान भी लेता है। फाई नहीं सर, फाई बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ई और फाई अलग अलग होते हैं। विभव प्रवणता, यस ये सही है। आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला जो बताया जाता है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स बताया जाता है ना, तो इसमें ये जो डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स आपको पढ़ाया जाता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, इसी को बोला जाता है विभव प्रवणता, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो याद रखना ये जो डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स है ये कहलाता है तुम्हारा विभव प्रवणता। इंग्लिश में लिख लेना पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो विद्युत फ्लक्स डेंसिटी होता है, इन्होंने चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी लिखा, या फिर विभव प्रवणता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है उत्तर। समझ आ गया ना, तो बढ़िया सवाल था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो प्लेट एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उनमें 10 वोल्ट का विभवांतर है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए। तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस नहीं लेते क्योंकि ऑप्शन में माइनस नहीं है ना। तो चलिए फिर बताइए, और आंसर देखिए किसमें बच्चों, आंसर है न्यूटन प्रति कूलाम में। अब यहां गलती हो जाएगी आपसे, न्यूटन प्रति कूलाम का मतलब पूरा SI मात्रा हो गया, तो 10 वोल्ट तो चलो ठीक है ना, लेकिन जब 1 सेंटीमीटर की बात आएगी तो 1 सेंटीमीटर मत रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर बना लेना, 10 की पावर -2 कर लेना, इससे यहां आंसर बनेगा वोल्ट प्रति मीटर। अब बच्चों वोल्ट प्रति मीटर को ही हम लोग न्यूटन प्रति कूलाम कह सकते हैं, ठीक। तो आपको वोल्ट प्रति मीटर बनाना होगा, और वोल्ट प्रति मीटर बनाने के लिए हमने ये काम किया। तो यहां से देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा। अब इसको आप चाहे वोल्ट प्रति मीटर कहिए या फिर न्यूटन प्रति कूलाम कहिए, तो सही उत्तर आपका 1000 होगा। आप 10 मत लगा देना, धोटे से 10 लगा दिए गलत हो जाएगा, है ना। क्यों 10 नहीं सही होगा आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमें वोल्ट प्रति मीटर बनाना है, और वोल्ट प्रति मीटर ही विद्युत क्षेत्र का बच्चों ऐसा यूनिट होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर देखिए, दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तब उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, ये सवाल है। मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, फिर वही बात है कि आप मुझे बताइए बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इन्होंने कहा है बीच की दूरी को हम लोग क्या कर दें, दुगना। तो बताइए अगर बीच की दूरी को हम लोग दुगना कर दें तो नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और बच्चों 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर 8/4, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा 8/4 हो जाएगा। ऑप्शन जाएगा बी के साथ, ठीक है। तो कठिन सवाल नहीं, इस बात को याद रखना, बड़ा आसान सवाल होते इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14वां नंबर, यदि संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनमें निम्न में से किसका मान बराबर होगा। अच्छा सवाल है बच्चों। आप इस बार संधारित्र को किस क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। मान लीजिए मेरे पास ये 2 कैपेसिटर है C1 C2, और इन दोनों को मैंने किस क्रम में जोड़ दिया, एक बैटरी से। सर इस बैटरी से मैंने इसको सीरीज में जोड़ दिया, तो बताइए इनमें से किसका मान बराबर हो जाएगा। तो मैंने याद करो बताया भी था, जब भी कभी संधारित्र सीरीज में जोड़ते हैं तो यहां से निकलने वाला बच्चों जो आवेश होगा ना, चार्ज होगा, सर ये चार्ज ही दोनों में बराबर होगा, इसमें भी Q1 इसमें भी Q2, मतलब Q1 Q2 बराबर होगा, वही सेम चार्ज आएगा, है ना। लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज V1 अलग होगा बच्चों, यहाँ का वोल्टेज अलग होगा। तो इन्होंने क्या बोला, उनमें किसका मान बराबर होगा। तो बराबर विभवांतर तो नहीं हो सकता ना, बराबर क्या होगा सर, बराबर होगा आवेश। ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते। 15वां नंबर,
यदि 8 फैराड 10 फैराड को समांतर में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या है? बच्चों समांतर में जोड़ा है, सीरीज में नहीं जोड़ा, इसलिए कंफ्यूजन मत रहना। और ये संधारित्र समांतर है, तो जब भी कभी संधारित्र समांतर क्रम आता है, संधारित्र समांतर क्रम आता है, तो संधारित्र समांतर क्रम जो है सी नेट बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, ये हो जाएगा C1 प्लस C2। ओके, तो संधारित्र समांतर क्रम C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो आंसर कितने के साथ जाएगा? तो 8 प्लस 10 यानी 18 माइक्रोफैरड के साथ। ये सवाल का उत्तर है। ओके, तो समांतर में क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ये बात आपको क्लियर हो रही ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। समांतर प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर देने से संधारित्र की समांतर प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? इन्होंने विभवांतर बोला है। बीच की दूरी आधी कर देने से बताइए विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत बढ़िया सवाल। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई संधारित्र है और मैंने संधारित्र की जो है ना प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दी, तो बताइए इसमें विभवांतर कितना हो जाएगा? तो मान लीजिए ये संधारित्र है। अब आप बताओ संधारित्र की कैपेसिटी क्या होती है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बताओ, होता है ना सर, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। और आपने देखो किसको आधा किया है? बीच की दूरी को आधा किया है। तो दूरी अगर आधी कर दी गई, डी को हमने 1/2 कर दिया, तो जल्दी बताइए कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? 2 दूनी। तो ये भी हमारी देखिए, अगर डी आधा हो गया तो सी हमारा डबल। इतनी बात समझ में आती है। अब ये तो समझ में आ गया, इन्होंने सी नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा था? वोल्टेज पूछा था बच्चों। तो आप मुझे साफ साफ बताइए कि सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V। बच्चों हमेशा याद रखना, ये जो बीच की दूरी बदलने से ना आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश वैसे ही रहता है ना। तो आप मुझे बताइए, अगर कैपेसिटेंस डबल हुई है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये चीज क्या हुई होगी? आधी। उल्टा है ना, तो वोल्टेज हमारा आधा हो गया होगा, यानी घट गया होगा। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई कैपेसिटेंस बढ़ गया तो वोल्टेज घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने 17वां नंबर, समांतर प्लेट संधारित्र का एरिया घटाने पर संधारित्र की धारिता पे क्या प्रभाव पड़े? सेम वही क्वेश्चन। सी बराबर बताइए फॉर्मूला क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये होता है। संधारित्र प्लेट की एरिया घटाने पर संधारित्र की धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप मुझे बताओ, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यदि मैंने एरिया को घटा दिया तो जो संधारित्र की धारिता सी है सर वो बढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, एरिया घटाने से संधारित्र की धारिता सी घट जाएगी। ओके, ए घटाओगे सी घट जाएगा। तो एरिया घटाने के बाद धारिता भी, उसकी जो आवेश धारण करने की क्षमता है सर वो भी घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 18वां नंबर काफी बढ़िया सवाल है। यदि दो बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाएं से दाएं है, देखो बड़ा अच्छा सवाल है। मतलब दो बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाएं से दाएं हैं, मतलब आप इसको अपना बायां सिरा मान लो। सर मेरा ये बायां है यानी लेफ्ट हैंड है, और बताइए ये क्या है बच्चों? सर ये दायां सिरा है, दायां, ये राइट है। ओके, तो आपका कहा जा रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाएं से दाएं है। तो बच्चों बाएं से दाएं है तो ये रहा बाएं से दाएं, है ना। अब आप बताइए, अगर विद्युत बल रेखाएं बाएं से दाएं हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है? तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं, धनावेश से हमेशा बाहर की ओर निकलती है, जबकि ऋणावेश से कैसी होती है? सर ऋणावेश में आकर एंट्री करती है, ऐसे ही होता है ना। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से हमेशा बाहर की ओर निकलती है ना, धनावेश से दूर जाती हैं। तो इसका मतलब यहां पर धनावेश हो रहा और यहां पर ऋणावेश हो रहा। ओके, तो बाईं ओर धनावेश हो रहा जबकि दाईं ओर ऋणावेश हो रहा। इसका सही आंसर जाएगा बाईं ओर धनावेश। तो धनात्मक चार्ज एट लेफ्ट हैंड, देख लो यही वाला उत्तर सही है। धनात्मक चार्ज जो हो रहा वो बाईं ओर हो रहा, ऋणात्मक आवेश दाईं ओर। बाकी और कोई उत्तर ही नहीं से हो सकता, है ना। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोनों बाईं ओर दोनों दाईं ओर, कोई मतलब नहीं है। कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं उड़ी। कहा जा रहा है कि इनमें से किस कंडीशन में कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं उड़ी? सबसे पहला आंसर लिखा है न्यूट्रॉन्स। बताओ बच्चों, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता।
सर न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, ना धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है। इसका मतलब ना ज्यादा, ना जहां पर धनावेश हो रहा ना ऋणावेश, कोई रेखाएं नहीं हो रही। ओके, अच्छा अगला क्या है? अगला है सर विद्युत ध्रुव। बच्चों डाइपोल क्या होता है? डाइपोल में इस बात को याद रखना, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है, और ये दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, उसी तो डाइपोल रहते हैं। तो ये दोनों मिलके भी उदासीन बना लेते हैं, न्यूट्रल बना लेते हैं, जिसकी वजह से यहां पर भी कोई भी, ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र ये नहीं होता, यानी विद्युत बल रेखाएं नहीं होती। हाँ, डाइपोल से थोड़ा दूर जाओगे तो मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना डाइपोल में कुछ नहीं होता है। अब जब डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में कुछ नहीं होता बच्चों, तो जिसकी वजह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा कि भाई चाहे न्यूट्रॉन ले लो चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लो, इसमें आपको विद्युत बल रेखाएं नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस कारण के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं रेडियली रूप से बाहर की ओर जाती हैं? इनमें से बोला जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा कारण है जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं रेडियल रूप से बाहर की ओर जाती हैं? ये देखिए, तो बाहर की ओर किस में जाएंगी? कहना अगर वो धनावेश है तो धनावेश में हमेशा रेडियल रूप से कहां की ओर जाती है सर? बाहर की ओर जाती है, रेडियल रूप से बाहर की ओर जाती है ऐसे। जबकि अगर यही ऋणावेश होता तो कहना ऋणावेश में बाहर की ओर नहीं जाती बच्चों, ऋणावेश में अंदर जाती है, धनावेश में बाहर जाती है। तो इन्होंने बोला है ना, निम्नलिखित में से किस कारण के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं रेडियल रूप से कहां की ओर जाती है? बाहर जाती है। तो इलेक्ट्रॉन में धनात्मक नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें अंदर की ओर आएंगे, गलत। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा कण, बच्चों अल्फा कण कैसा होता है सर? ये धनावेश होता है, और अल्फा कण धनावेश होने की वजह से ही इसमें विद्युत बल रेखाएं कहां की ओर जाएंगी सर? बाहर की ओर जाएंगी, वो भी रेडियल रूप से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, एक बिंदु आवेश के कारण दो विद्युत क्षेत्र, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अच्छा, मतलब एक बिंदु आवेश के कारण जो फील्ड लाइन से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहला ऑप्शन है कभी नहीं काटती, है ना, और इसके बाद आवेश से निकट प्रच्छेद करती है, आवेश से बिंदु पर प्रच्छेद करती है, दो बिंदु पर प्रच्छेद करती है, इनमें से कौन सही होना चाहिए? तो बच्चों मैंने कहा ना कि अगर कोई एक बिंदु आवेश के कारण अगर बल रेखाएं खींची जाती है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा धनात्मक आवेश है और इससे मैं अगर विद्युत बल रेखाएं खींचूं बाहर की ओर, तो बच्चों इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, परंतु इनमें से कोई भी विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये बल रेखाएं एक दूसरे को कट कर गई तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच जाएगी। याद करो, जब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इसीलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कभी कटना नहीं होगा, नेवर इंटरसेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या बताता है? देखो, जैसे कि मैं ढेर सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दूं, मैंने ये ढेर सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परिभाषा यही होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो उस बिंदु पर हमें क्या पता चल जाता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चल जाती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींच दूं तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या पता चल जाती है सर? दिशा पता चल जाती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को पता करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जरूरत बच्चों पड़ती है ना। चलिए पहला आंसर देखिए क्या है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा देता है, क्या देता है? उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, गलत हो रही है सर। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये सही है सर। गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वीय त्वरण की दिशा, गलत है सर, ये सब गलत है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी खींची गई स्पर्श रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर बोला जा रहा है कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्या बताता है? मैंने बताया ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी कहते हो। अगर तो पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या बताता है? तो कह देना इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बताता है सर आपको
विद्युत क्षेत्र का परिमाण, है ना, यानी कैपिटल ई बताता है, कैपिटल ई बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी विद्युत क्षेत्र का परिमाण बताता है और ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन इंग्लिश में, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे क्या क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, सही नहीं बताना, गलत बताना है। पहला सी कैपेसिटर की समाई, समाई का मतलब दच वो होती है, समाई मतलब कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं, है ना, आप धारिता बोल दो इसको हिंदी में। एक्चुअली में कन्वर्जन में गलत हो गया है, इंग्लिश से हिंदी हुआ है ना। तो सी कैपेसिटर की धारिता है, वी वोल्टेज है, क्यू कैपेसिटर का चार्ज है ना। तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, तुम्हें सही नहीं बताना, तुम्हें गलत बताना है। पहला पॉइंट देखिए क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज 0.5 CV²। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे ही मेरे पास कोई कैपेसिटर होता है और अगर मैं इस कैपेसिटर में पूछा जाता है कि बताइए कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो ½ CV² ये होती है, ½ CV²। तो बच्चों अगर ½ CV² होती है तो आप मुझे बताइए, यही तो वो लिखा है 0.5 CV² ये लिखा है सर, ये सही है। आगे देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज 0.5 QV, क्या ये बात सही है? अरे तो याद करो, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में C बराबर Q/V रख दूं, अरे भाई कैपेसिटेंस C बराबर Q/V होता है, Q/V रख दूं तो V से V कैंसिल, QV हो जाएगा। तो सर ये भी सही हो गया, देख लो, हाफ का मतलब 0.5। चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज CV, क्या बात सही है? तो बच्चों C बराबर क्या होता है, कह देना C बराबर Q/V होता है, और अगर मैं पूछूं कि Q बराबर कितना हो जाना चाहिए तो CV, सर चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये भी सही है। तो इसका मतलब गलत वाला पार्ट ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं ना इसको भी, द कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट व्हेन C1 C2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज के लिए तुमने फॉर्मूला दे रखा है C नेट का डायरेक्ट जोड़कर, बताओ क्या ये बात सही है? तो बच्चों जब भी कभी कैपेसिटर इन सीरीज में जोड़े जाते हैं, सीरीज कनेक्शन में जोड़े जाते हैं, तो नेट कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला नहीं होता। सीरीज वाली कंडीशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है, C नेट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बच्चों ये सही फॉर्मूला है, जबकि ये गलत है। तो उन्होंने बोला है कि द कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट व्हेन C1 C2 C3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं सर गलत है, सर ये टोटली गलत है, ऑप्शन नंबर ये डी गलत है। और इन्होंने गलत वाला ही पूछा है, देख लो चाहे। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 4 माइक्रोफैरड क्षमता वाले 3 संधारित्र को, 4 माइक्रोफैरड क्षमता वाले 3 संधारित्र, मतलब मेरे पास 3 कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, हरा, और तीनों कैपेसिटर की जो क्षमता है वो कितने माइक्रोफैरड है, कह देना तीनों की क्षमता 4 माइक्रोफैरड है, इसकी भी 4 माइक्रोफैरड है बच्चों, और इसकी भी 4 माइक्रोफैरड है, सबकी क्षमता 4 माइक्रोफैरड है। तो बोला जा रहा है कि इस प्रकार से जोड़ा जाना है कि प्रभावी धारिता 6 माइक्रोफैरड आ जाए। मतलब इनको हम कैसे जोड़े, 4 को कि 6 माइक्रोफैरड प्रभावी धारिता आ जाए। तो पहला है ऑप्शन है, उन सभी को श्रृंखला में जोड़ दीजिए। बताओ अगर इन सभी को हम सीरीज में जोड़ देंगे तो संधारित्र का सीरीज में जोड़ने का मतलब उल्टा जोड़ना होता, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो अगर इन सबको सीरीज में जोड़ देंगे तो नेट संधारित्र की धारिता 4/3 आ जाएगी, क्योंकि सब बराबर है ना। हमें तो 6 लाना था सर, गलत हो गया सर, हमें तो 6 लाना था। दूसरा देखिए, उन्हें समांतर में जोड़ दीजिए। बच्चों अगर 4 माइक्रोफैरड तीनों को समांतर में जोड़ देंगे तो नेट संधारित्र की धारिता 4 + 4 + 4 12 आ जाएगी, सर गलत है। 2 को श्रृंखला में और 1 को समांतर में। अच्छा 2 को अगर श्रृंखला में जोड़ दे, हाँ देखो अगर तुमने 2 को श्रृंखला में जोड़ दिया तो 4 और 4 का अगर सीरीज जोड़ देंगे तो 1/C बराबर फॉर्मूला लगेगा, जिसकी वजह से 4/2 2 माइक्रोफैरड, और 1 को समांतर में जोड़ दें, देखो तो अगला वाला 4 माइक्रोफैरड समांतर में, तो इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा सर, 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। इसीलिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अच्छा 2 को समांतर, अगर मैं 4 और 4 को समांतर जोड़ दूं तो 8 हो जाएगा। फिर
एक को सीरीज तो 8 और 4 का सीरीज कितना हो जाएगा 8/4/8 + 4 ये हो जाएगा 8/3। नहीं ये सर डलाते सर, हमें कितना माइक्रोफैराड लाना था, हमें 6 माइक्रोफैराड ऑप्शन लाना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। बताइए बहुत बढ़िया सवाल था ना, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, कठिन सवाल था है ना। चलिए आगे बढ़िए। बोला जा रहा है कि दिए गए चित्र में 4 माइक्रोफैराड में बताइए कितना चार्ज होगा। ये डायग्राम दिया गया है और इसमें ये जो 4 माइक्रोफैराड है इसमें चार्ज पूछ रहा है। अब कैसे निकालते हैं इस तरह के सवाल, उसको भी सीखिए बच्चों। आप ये बताओ 3 माइक्रोफैराड ये 4, ये 8 और 5 हमारे कैसे हैं। कहना 8 और 5 तो सर समांतर में है, समांतर में तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं बच्चों। डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो 8 और 5 का डायरेक्ट 6, यानी इन दोनों का समांतर हो जाएगा बच्चों 6। समझ रहे हैं ना बात को। फिर 6 और 4 का सीरीज, तो 6 और 4 का सीरीज हो जाएगा 6×4/6 + 4 यानी 2.4 ये हो जाएगा। तो 6 और 4 का सीरीज 2.4। अब मैं एक बार दोबारा से डायग्राम बना लेता हूं, तो कह देना इधर तो नेट संधारित्र की धारिता 2.4 माइक्रोफैराड आ रही सर। नीचे वाली की कितनी थी, नीचे वाली की सर 3 माइक्रोफैराड थी सर। समझ रहे हैं बात को। और बताइए बैटरी कितने वोल्ट की लगी थी सर, बैटरी लगी थी तुम्हारे 10 वोल्ट की। एकदम ध्यान सुनना। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था 4 माइक्रोफैराड में बताओ कितना चार्ज हो रहा। 4 माइक्रोफैराड का मतलब इस ब्रांच में चार्ज पूछ रहा है। तो बच्चों इसी ब्रांच में तुम्हें चार्ज पूछ रहा है, बस इस ब्रांच में चार्ज निकाल दो। कैसे निकाला जाएगा, कह रहे तीनों समांतर में है तो यहां पर और यहां पर वोल्टेज बराबर होगा। ओके, तो 10 वोल्ट है तो इस ब्रांच में भी 10 वोल्ट होगा और बच्चों इस ब्रांच में भी 10 वोल्ट होगा। नेट समांतर में ना तीनों। सर आपको 4 माइक्रोफैराड में चार्ज पूछ रहा है, यानी इस ब्रांच का चार्ज पूछ रहा है, इस ब्रांच का। तो इस ब्रांच का जो चार्ज हो जाएगा Q वो C × V लगाने से आ जाएगा बस। तो C तुम्हारा 2.4 आ गया इस ब्रांच का नेट, और इस ब्रांच का नेट 10 वोल्ट है तो 2.4 × 10 कितना हो जाएगा, कह देना 2.4 × 10 24 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ये सवाल का सही आंसर है 24 माइक्रोकूलम। ओके, तो सवाल एकदम बहुत बढ़िया सवाल था। हाँ देखिए मतलब मैंने काफी अच्छे ढंग से इस सवाल को सॉल्व किया। 24 माइक्रोकूलम। इवन अगर आपसे पूछता कि इस ब्रांच में कितना चार्ज जाएगा तो भी हम निकाल लेते Q, कह देते CV देख लो, तो इसमें तुम्हारा आ जाता 30 माइक्रोकूलम का चार्ज है ना। तो नेट कितना कूलम का चार्ज होगा, ये 24 और 30 जोड़ दीजिए उठा के। ओके, तो कैसा भी क्वेश्चन हो अगर आपके तरीके सही हैं तो हम क्वेश्चन को बहुत आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 3 संधारित्र प्रत्येक 3 माइक्रोफैराड प्रदान किए जाते हैं। मतलब मेरे पास 3 संधारित्र है और इन्हें जो है ना 3 संधारित्र है, ये पहला संधारित्र हो गया, ये दूसरा संधारित्र हो गया और बच्चों ये तीसरा संधारित्र। और तीनों संधारित्र की धारिता बताइए कितने माइक्रोफैराड है सर, 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड। ये देखिए ऐसे। फिर क्या बोला जा रहा, फिर ये बोला है परिणामी धारिता प्रदान करने के लिए इन्हें संयोजित नहीं किया जा सकता। मतलब इनमें से कौन सी परिणामी धारिता नहीं प्राप्त की जा सकती, इन्होंने बोला है ना, इनमें से कौन सी परिणामी धारिता नहीं प्राप्त की जा सकती, नहीं संयोजित किया जा सकता, ये सवाल है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों को समांतर में जोड़ देता हूं तो 9 मिल जाएगा। 9 तो हालांकि ऑप्शन में नहीं है। सीरीज में जोड़ देता हूं तो तीनों का सीरीज 8 हो जाएगा। 8 को तो प्राप्त किया जा सकता है सर, चीज है ना। फिर अगर मैं 2 को सीरीज जोड़ दूं या 2 को पहले समांतर, 2 को चलो सीरीज जोड़ देते, 3 और 3 को सीरीज जोड़ दिया जाए तो 3 और 3 का सीरीज हो जाएगा 1.5 और इस 1.5 को 3 के साथ समांतर कर दिया जाए 4.5, 4.5 भी प्राप्त किया जा सकता है सर, है ना। फिर किन्हीं 2 को समांतर जोड़ दीजिए, यानी 3 और 3 को समांतर जोड़ दिया जाए तो 6 और 6 को इस 3 के साथ सीरीज जोड़ दिया जाए, 6 को 3 के साथ सीरीज जोड़ दिया जाए, 6 × 3/6 + 3 18/9 2 भी प्राप्त किया जा सकता है सर। देख लो हमने ऊपर वाले 3 तो निकाल लिए ना, तो ऊपर वाले 3 तो किसी तरह से प्राप्त किए जा सकते, नेट धारिता, ऊपर वाले 3 नेट धारिता प्राप्त की जा सकती है।
बट 6 माइक्रोफैराड नहीं प्राप्त किया जा सकता। आप चेक कर लो चाहे कैसे बनाओगे, नहीं बन पाएगा। ओके, तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे पास ये संधारित्र है, बताइए इनमें से कौन सी नेट धारिता प्राप्त की जा सकती है, कौन सी नहीं। तो इन्होंने नहीं प्राप्त की जाने वाला पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28वां नंबर, 3 कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड श्रृंखला में जुड़े। बच्चों अगर मैं इन तीनों को श्रृंखला में जोड़ दूं, सीरीज में जोड़ दूं, तो बताइए इनकी परिणामी धारिता क्या है। जुड़े तो सीरीज में है, तो बच्चों सीरीज में जुड़े हैं तो 8/2 प्लस 8/3 प्लस 8/6। तो बच्चों अगर सीरीज में जुड़े हैं तो हम लोग सी नेट कर देंगे यहां से। तो सीरीज में तो उल्टा काटे जोड़ते हैं, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो जाएगा 6 का, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एटम 6। हालांकि आपको आंसर नजर आ रहा होगा, ऊपर भी 6 नीचे भी 6। तो नेट धारिता बताइए कितनी हो जाएगी सर, 1 माइक्रोफैराड की आ जाएगी। ये सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओके, तो ये भी काफी बढ़िया सवाल था, आप इसको आसान नहीं ले सकते, एकदम बढ़िया सवाल था, क्वेश्चन बहुत धांसू था। हरा 28वां नंबर 29 देखिए क्या बोला जा रहा है कि 3 कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। बहुत अच्छी बात है, 3 कैपेसिटर है, इनमें से 3 कैपेसिटर में पहले कैपेसिटर है 3, 6 और 6 120 वोल्ट के साथ श्रृंखला में जुड़े हैं, है ना। कैसे जुड़े? श्रृंखला में। बच्चों इन्होंने कहा मेरे पास 3 कैपेसिटर है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और बच्चों तीसरा ये रहा, ये देखो। और तीनों कैपेसिटर जो है ना 120 वोल्ट के साथ 120 वोल्ट के साथ, ये देखिए कैसे जुड़े हैं सर, श्रृंखला में जुड़े, सीरीज में जुड़े। मैं धारिता भी लिख देता हूं, ये धारिता है 3 माइक्रोफैराड सर, ये है तुम्हारा 6 माइक्रोफैराड और ये क्या है बच्चों सर, ये भी है तुम्हारा 6 माइक्रोफैराड ये। ओके, तो बोला जा रहा है कि बताइए 3 माइक्रोफैराड के सिरों पर वोल्ट में विभवांतर कितना होगा। आपको यहां पर विभवांतर बोला जा रहा है बच्चों, ये सीरीज में है, सीरीज में इनमें आने वाला विभवांतर अलग अलग होगा, इनमें आने वाला विभवांतर अलग अलग होगा, इसलिए V1 V2 V3 मान लिया। तो कैसे निकलेगा ये विभवांतर, सोच रहे देखिए। ओके, तो जब भी कभी ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने आए तो सबसे पहले नेट चार्ज निकाला करो, नेट चार्ज, और नेट चार्ज निकालने के लिए इसकी नेट धारिता निकाल लीजिए। तो बच्चों ये सब हमारे सीरीज में जुड़े हैं और सीरीज में जुड़े हैं, तो बताइए इसकी नेट धारिता क्या हो जाएगी। तो कहना उल्टा काटे जोड़ दीजिए। वैसे इसका आंसर तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, 6 और 6 का सीरीज 3, 3 और 3 का सीरीज 1.5, आंसर 1.5 आता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर लीजिए 8/3 प्लस 8/6 प्लस 8/6। ओके, चलिए एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 6 का, 3 दूनी 6, 6 एटम 6 प्लस 6 एटम 6। ये तुम्हारा आया 1/c नेट। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ सी नेट कितना हो रहा, तो 6/4 यानी नेट धारिता 1.5 माइक्रोफैराड, वही आया था ना 1.5। फिर आपको निकालना होता है बच्चों आवेश, कि बताइए यहां से कितना आवेश जाएगा। तो अगर मैं आवेश की बात करता हूं, Q बराबर CV 120 और 1.5 माइक्रोफैराड का कूलाम, मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 में 1.5 का, तो 180 माइक्रो कूलाम, यानी यहां से जो चार्ज पास करेगा वो कितना हो जाएगा 180 माइक्रो कूलाम। अब आपको इन्होंने बोलो किसमें वोल्टेज पूछा था सर, इन्होंने 3 माइक्रोफैराड में वोल्टेज पूछा था। अगर मैं 3 माइक्रोफैराड में वोल्टेज निकालना चाहूं 3 में, तो 3 का वोल्टेज V1 बराबर कितना हो जाएगा, कह देना 3 का वोल्टेज V1 बराबर हो जाएगा सर कितना, अब देखो C बराबर होता है Q/V, तो C बराबर Q/V, तो V बराबर Q/C। तो Q कितना है सर 180 माइक्रो कूलाम, C का मान कितना है 3, तो फटाफट बताइए वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो ये आंसर जाएगा तुम्हारा 60 वोल्ट के साथ, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। हालांकि इस सवाल को हम और भी स्पीड में लगा सकते थे, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी जरूरत थी। आप ऐसे भी लगा सकते थे कि जब ये तीनों संधारे सीरीज में जुड़े थे तो इन तीनों में आवेश समान होता सर, आवेश समान होता। तो बच्चों जब भी कभी आवेश समान होता है तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। देखो C बराबर Q/V, उल्टा होता है, C बराबर Q/V होता है, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V ये होता है। तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस के उल्टे में हटा दीजिए बस, मतलब आप वोल्टेज का अनुपात निकाल लो 1/C करके, तो 1/C मतलब 1/3
अनुपात 1/6 अनुपात 1/6। ओके, तो यहां से पता क्या पता चलता, अनुपात पता चलता 2:8:8, मतलब 120 को 2:8:1 में बांट दो, बांटना सबको पता है। टोटल वैल्यू यहां 4 है, तो 4 मतलब 120, तो 1 मतलब 30, तो 2 मतलब 60 वोल्ट, फिर 1 मतलब 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, यानी यहां पर 60 वोल्ट जाएगा, यहां पर 30, यहां पर 30, वही तो मैंने निकाला, देख लो। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब कैपेसिटर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या। 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र श्रृंखला में एक साथ जुड़े हैं। 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, अगर 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र सीरीज में एक साथ जुड़े हैं लगातार, तो आप मुझे बताइए जरा इसका नेट संधारित्र कितना हो जाएगा। तो कह देना 6 के, मैं चलो बना ही देता हूं, 6 के इस तरीके से 3 जुड़े हैं, और फिर 2 4 2 3 संधारित्र समांतर के संयोजन के साथ जुड़े हैं, यानी इसके बाद यहां पर 3 संधारित्र ऐसे जुड़े हैं समांतर में, ये देखो ऐसे। तो जैसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला था मैंने बिल्कुल वैसे ही बना दिया। चलिए नाम दे देते हैं हम लोग। नाम में इसको 6 माइक्रोफैराड, ये 6, ये 6, यहां पर ये 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, ये 2। तो आप मुझे बताइए इनका इन्होंने बोला है कि कुल संयुक्त क्षमता कितनी होनी चाहिए, यानी कुल धारिता कितनी होनी चाहिए। निकल आएगा कैसे बच्चों, अगर 6 6 6 ये तीनों सीरीज में है तो इसका परिणामी हो जाएगा 6/2 यानी 3 माइक्रोफैराड सीरीज में भाई। और बच्चों 2 4 2 2 4 2 ये हमारे समांतर में जुड़े हैं, तो ये समांतर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, इसका परिणामी हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड। बट 3 और 8 ये फिर से सीरीज हो जाएगा, और 3 और 8 का अगर मैं सीरीज निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, 3 × 8 और डिवाइड बाई 3 + 8, देखो तो 8 3 24/11, 24/11 का मतलब हो जाएगा 11 दूनी 22। अब देखो इन्होंने ऑप्शन ना बड़े अजीब से दिए हैं 11 दूनी 22, 2 दशमलव और 22 2 11 2.1 के आसपास आ रहा है आंसर। तो आप भले ही 2 माइक्रोफैराड लगा दो, लेकिन इनको करेक्ट आंसर देना चाहिए था। मैं इंग्लिश वाला ही पढ़ लेता हूँ। 3 कैपेसिटर ऑफ ईच 6 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू सीरीज में है 6/3। अरे यार यहाँ देखो गलती कर दी थी हम लोगों ने, सर ये 6/3 होगा ना, 6/3 मतलब यहाँ 2 होगा, देखो गलती हो रही थी यहाँ पर, वही मैंने सोचा 2 और यहाँ योगफल 8, तो 2 × 8/2 + 8 ऐसा, तो 8 दूनी 16/10 यानी 1.6 माइक्रोफैराड। अब सही आंसर आ गया यार, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो बस ये है कि कॉन्सेप्ट सही हो जाना तो हर जगह हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक की थ्योरी खत्म की बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, और उसके बाद उसके 30 क्वेश्चन देखे। हालांकि इसमें थोड़ा सा मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखे क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन मेन आते हैं करंट एंड रेजिस्टेंस के। अभी जब करंट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे 80 90 सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग अब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। काम आपको ये करना है कि अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर के बगल में असाइनमेंट होगा जहां पर ये सारी PDF आपको मिल जाएगी। उसके बगल में आपको रेटिंग का ऑप्शन आता है, रेट कीजिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए और अपना प्यार उसमें दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।